हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आइसोप्रोपिक या आइसोकोस्ट मेथड सीखेंगे। इससे पहले हम ग्राफिकल का ही कॉर्नर पॉइंट मेथड की बात कर चुके हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। देखिए, जो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि वे जितने भी कंस्टेंट हैं, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन हैं, उनको सेटिस्फाई करते हुए एक रीजन ढूंढिए जिसे हम बोलते हैं फिजिबल रीजन या परमिसिबल रीजन या कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। नंबर 2 में लिखा हुआ है कंप्यूट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल कॉर्नर पॉइंट। जो फिजिबल रीजन है उसके सारे कॉर्नर पॉइंट निकाल लीजिए। नंबर 3 कहता है एक तुम्हें लाइन बनानी होगी जिसे बोलते हैं हम आइसोकोस्ट लाइन या आइसोप्रोपिट लाइन। वो लाइन बनाई कैसे जाएगी? जो भी तुम्हारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगी उसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लिया जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे हम। फिर उसको ड्रॉ करना है, लेकिन ड्रॉ करने के लिए हम के की वैल्यू 0 दे देंगे उसके अंदर। तो फिर वो एक ऐसी लाइन बन जाएगी जो हमारी आइसोकोस्ट लाइन के पैरेलल होगी लेकिन ओरिजिन से पास होगी। ये लिखा हुआ। फिर हमें अगर क्वेश्चन मैक्सिमम का है तो एक ऐसी लाइन देखनी होगी जो आइसोकोस्ट लाइन के पैरेलल हो लेकिन फिजिबल रीजन के सबसे दूर के पॉइंट से पास होती हो। और यदि क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है तो हमें फिजिबल रीजन का ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा कि उससे जाने वाली लाइन आइसोकोस्ट लाइन के पैरेलल हो लेकिन वो पॉइंट सबसे नजदीक हो। आइसोप्रोपिट तब शब्द यूज करते हैं यहां पर अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की हो। यदि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो इस मेथड को आइसोकोस्ट मेथड बोलते हैं। कोस्ट का मतलब खर्चा, प्रॉफिट का मतलब फायदा। अब हम एक प्रॉब्लम लेंगे, उससे इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस मेथड से क्वेश्चन से कैसे सोल्व किए जाते हैं। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम ली है हमने यहां पर, ये मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 6x1 प्लस के 11x2 और दो कंस्टेंट डाले हैं मैंने 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 104 और दूसरा कंस्टेंट डाला है हमने x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 76। अब इन दोनों कंस्टेंट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करना हमें आता है। ये हमने यहां पर x एक्सिस और ये ले लिया हमने y एक्सिस। थोड़ा नीचे ले लेता हूं मैं, ये ले। अब पहले वाले कंस्टेंट को जब ड्रॉ करना होगा तो तुम्हें बताया था मैंने, पहले इन्हें इक्वेशन बना दीजिए। पहला वाला कंस्टेंट ये है हमारा 2x1 प्लस के x2 इक्वल टू 104। एक छोटी सी टेबल बना दीजिए, उसके अंदर x1 और x2 लिखिए। एक बार x1 जीरो डालिए, एक बार x2 जीरो डालिए। जब x1 की वैल्यू जीरो रखोगे तुम तो ये आ जाएगा 104 और x2 की वैल्यू जब जीरो रखोगे तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 52। इन दोनों पॉइंटों को दिखा दीजिए और ड्रॉ कर दीजिए। सपोज करिए ये है हमारा 0 104 और नीचे की ओर आएगा हमारा कितना 52 जीरो। तो 52 जीरो यहां मान लीजिए ये है हमारा 52 जीरो। अब इन दोनों को मिलाइए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये आ गई। अब इस लाइन ने दो पार्ट कर दिए हैं इस एक्स वाई प्लेन के। नीचे वाले पार्ट में ओरिजिन आ रहा है। ओरिजिन लेफ्ट हैंड साइड में इसकी रखकर देखिए। जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड में इसका ओरिजिन रख रहे हैं तो यहां पर है 0 प्लस 0, कुल मिलाकर 0 आ गया और 0 जो है हमारा 104 से छोटा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ओरिजिन हमारे फर्स्ट कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इस लाइन से जितने भी नीचे के पॉइंट हैं, जितने भी नीचे के पॉइंट हैं वो सारे इसका सोल्यूशन है, लेकिन लेने हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ध्यान रखना। इसी तरह से हमारा दूसरा कंस्टेंट है x1 प्लस के 2x2 लेस देन इक्वल टू 76, लेकिन हम उसे इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन 76। इसमें भी यही काम करते हैं। x1 x2 x1 की वैल्यू जीरो रखते हैं तो x2 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी कितनी आ जाएगी 38
और x2 की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू बैठ जाएगी 76। इन दोनों को भी हम यहां दिखा लेते हैं। 76 थोड़ा आगे हो जाएगा, ये रहा 76 0, और एक पॉइंट हमारा 038, 038 थोड़ा इस नीचे होगा 038। इन दोनों को भी मिला देते हैं तो एक लाइन हमारी ये बन जाती है। अब हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट नीचे वाले पोर्शन को सेटिस्फाई करेगा या ऊपर वाले को, तो इसके लिए हमें कंस्ट्रेंट की लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट रखना होगा, और इसके लिए हम इस लाइन से नीचे की ओर पॉइंट है हमारा ओरिजिन, तो ओरिजिन रख के देख लेते हैं। जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिन रखेंगे तो ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा। यहां आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में इसके, यहां पर 0, यहां पर 0, तो 0 जाएगा, 0 76 से कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ओरिजिन तो है हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस लाइन से भी हमें नीचे के पॉइंट लेने हैं। अब हमें ऐसे पॉइंट छांटने हैं जो दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हो और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट लेने हैं। तो यहां पर हमें साफ दिखाई दे रहा है, अगर हम इसे O कहें, इसे A पॉइंट कहें, इसे B पॉइंट कहें और इसे C पॉइंट कहें, तो OABC हमारा एक ऐसा रीजन है जो दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इस वाली लाइन से भी नीचे आ रहा है, और जो दूसरी लाइन है हमारी ये वाली, इससे भी वो नीचे आ रहा है, इस वाली लाइन से भी। तो ऐसा रीजन जो दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर दे तो उसे बोलते हैं फिजिबल रीजन। तो यदि हम सही से देखें तो हमारा फिजिबल रीजन ये वाला रीजन है, ये वाला। ग्राफिकल मेथड कहता था अब इसके कॉर्नर पॉइंट ढूंढ लीजिए, तो कॉर्नर पॉइंट O है, A है, B है और C है। यदि B पॉइंट की बात करें तो B पॉइंट कोऑर्डिनेट बैठ जाते हैं, दोनों को सोल्व कर लेना, 44 और 16 बैठ जाएंगे ये। अब यहां पे बात उठेगी कि भाई हम आइसो कोर्स से इसका कैसे क्वेश्चन करें। पहले ग्राफिकली बात कर लें कॉर्नर पॉइंट मेथड की। कॉर्नर पॉइंट मेथड कहता था A पर, B पर, C पर, O पर Z की वैल्यू निकालो। अगर क्वेश्चन मैक्सिमम का है तो ऐसा पॉइंट ढूंढ लीजिए इनमें से जिन पर Z मैक्सिमम है। तो सबसे बड़ी Z की वैल्यू इस पॉइंट पर आती थी, हमने ग्राफिकल से किया था ये, तो इस पर Z की वैल्यू निकली आएगी सबसे ज्यादा, बाकी सब पे कम आएगी। लेकिन हम करना चाहते हैं ऐसा आइसोप्रोपिक लाइन से, तो तुम्हें एक आइसोप्रोपिक लाइन खींचनी होगी, आइसोप्रोपिक लाइन। अब आइसोप्रोपिक लाइन कैसे बनती है वो सुनिए। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दी गई है तुम्हें मैक्सिमम Z इक्वल टू, उसे k के इक्वल मान लीजिए। हमारी क्वेश्चन दी गई है Z की वैल्यू है 6x1 और प्लस के है 11x2 इक्वल टू, हमने k ले लिया। अब इसे ड्रॉ करना है, लेकिन इसे ड्रॉ करना आसान काम नहीं है क्योंकि k अननोन है हमारा। तो हम एक काम कर लेते हैं, k की वैल्यू इसके अंदर 0 रख लेते हैं। तो जब k की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहां पर आएगा 6x1 प्लस के 11x2 इक्वल टू 0। अब इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये k की वैल्यू हमें चल गई पता 0, तो ये लाइन ऐसी होगी क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसमें 0 हो गया है, तो ये ओरिजिन से पास होगी। अब इसे ड्रॉ करने का बड़ा आसान तरीका है, इस लाइन को मुझे ड्रॉ करना है, तो इस लाइन को ड्रॉ करने का बड़ा आसान तरीका क्या है, इसके लिए भी मैं एक टेबल बनाऊंगा छोटी सी। इसमें यहां पर मैं लिख देता हूं x1 और यहां पर लिख देता हूं x2। जैसे ही मैं x1 की वैल्यू 0 लूंगा तो x2 की वैल्यू भी 0 लेनी पड़ेगी, वरना ये सेटिस्फाई नहीं होगी। अब हमें यहां पर एक पॉइंट और ढूंढना होगा जो इस लाइन पर लाई करता हो। तो बड़ा आसान है, जब 6x1 के साथ है तो इसे 6 को तो मानो x2 की वैल्यू, 11 x2 के साथ है तो 11 को मानो x1 की वैल्यू। लेकिन क्या ये सेटिस्फाई कर जाएगा? नहीं, यहां प्लस है, यहां प्लस है, इसका मतलब एक को माइनस डाल दो। जब माइनस डालोगे तो सोचो यहां पर जब 6 की मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले में 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहां हो जाएगा 66 माइनस के, और जब 11 को रखोगे x1 की जगह तो वो हो जाएगा माइनस प्लस के 66, तो सेटिस्फाई कर जाएगा। माइनस जरूरी नहीं कि 6 से 7 डालो, माइनस तो 11 के साथ डाल लीजिए, ये तो फिर ड्रॉ करनी है बस। अब क्या करना है, हमें इन दोनों पॉइंटों को दिखा लीजिए, तो ओरिजिन तो हमें पता ही है। अब ये 11 माइनस 6 कहां जाएगा? 11 माइनस 6 हमारा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि x1 पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव है। तो ये मान लीजिए यहां पे पहुंच जाता है हमारा इस जगह 11 और माइनस 6। अब हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो ओरिजिन से पास होती हो और 11 माइनस 6 से पास होती हो। तो ये हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही है
और हमारे उस पॉइंट से ही पास हो रही है। वैसे देखिए हम कोई नाप तो रहे नहीं, इसको जो है अंदाज लगा रहे हैं केवल। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें यहां पर एक, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्वेश्चन मैक्स इसे बोलते हैं आइसो कोस्ट लाइन, लेकिन ये आइसो कोस्ट लाइन नहीं है। आइसो कोस्ट लाइन होती है के वाली, हमने के की जगह 0 रखा, तो हम ये कह सकते हैं कि आइसो कोस्ट लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो ये लाइन आइसो कोस्ट लाइन के पैरेलल होती है। अब तुम्हें क्या करना है, इस रीजन के अंदर ऐसा पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, जो ओरिजिन से सबसे दूर हो, ओरिजिन से सबसे दूर हो, और उससे यदि हम एक लाइन पास कराएं और वो लाइन इसके पैरेलल हो, या ऐसे भी कह सकते हो कि भाई इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाइए, फिर देखिए ऐसी कौन सी लाइन होगी जो इस फिजिबल रीजन के सबसे दूर के पॉइंट से पास होती है। अब मैं यहां पर एक लाइन लूंगा, इसके पैरेलल लूंगा, ध्यान रखना इसके पैरेलल लूंगा। तो मैंने एक लाइन पकड़ी, ये ली, ये लाइन, और ये लाइन मैंने इसके पैरेलल ली है। अब मैं इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाऊंगा। जब मैं इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाऊंगा ऐसे, एक मिनट, इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाना, अब देखो आगे तो बढ़ेगी नहीं है, तो ऐसा कर लीजिए इसके पैरेलल और लाइन खींचते जाइए, और खींचते जाइए, इस तरह से लाइन खींचते जाइए, और फिर देखिए कि ऐसी कौन सी लाइन होगी जो इस एरिया के सबसे दूर के पॉइंट से पास होगी लेकिन रहेगी पैरेलल। तो जैसे हम ऐसे खींचते जाएंगे, देखिए स्केल से नापना पड़ेगा, ये वैसे तो खींचेंगे नहीं है, फिलहाल अंदाज लगा रहे हैं हम केवल। तो हमने यहां पर चलिए जी, ऐसा हम लाइन खींचते हुए जा रहे हैं, एक लाइन हमने खींची, और लाइन खींच दी हमने बहुत सारी, एक ये खींच दी जो पैरेलल रखेंगे, और हमने देखा कि जो सबसे दूर से जाएगी वो बी पॉइंट से जाएगी, लेकिन पैरेलल होनी चाहिए। अब देखो पैरेलल लग नहीं रही है, तो थोड़ा सा कर लो इसको सही से, जो है ये कर लिया नीचे को जो हमने, ये ना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यदि हम हाथ से क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे पैरेलल लाइन तो गड़बड़ कर जाएंगी, हम ऐसा कैसे चेक करेंगे। तो इसलिए आइसोप्रोपिट मेथड या आइसोकोस्ट मेथड कॉर्नर पॉइंट मेथड से अच्छा नहीं मान जाता यदि हम हाथ से करते हैं, क्योंकि हाथ से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो हमने देखा कि ये वाली लाइन सबसे दूर से पास हुई है इस फिजिबल रीजन के, ये वाली लाइन, ये वाली जो बी पॉइंट से पास हो रही है, ये, तो ये बी पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के आइसोकोस्ट लाइन के पैरेलल भी है, तो बी पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी। तो ये तरीका होता है इसको करने का, लेकिन मैं तुम्हें इसे और अच्छी तरह समझाने के लिए एक ग्राफ का यूज करता हूं, तो मैं ग्राफ से बताने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, यहां ध्यान देना, इसी क्वेश्चन को करूंगा मैं ग्राफ से। यहां पर ध्यान देना, देखिए एक मिनट रुकिए, एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा हैंग सा हो गया, शायद बैटरी वीक हो गई, एक मिनट रुक जाइए बस, मैं सब बैटरी चेक कर लूँ इसकी, बैटरी कहाँ से ली। देखो बच्चों, जो ग्रीन वाला एरिया है ये वो वाला एरिया है जो अभी हम बात कर रहे थे, फिजिबल रीजन कह रहे थे हम। अब इसको ध्यान से देखना जरा, एक मिनट मैं इसे वापस लाता हूं, यहां पर जाइए, इसे यहां पर ध्यान से देखिए,
जो हमने ये लाइन खींची है, नीचे वाली डॉटेड लाइन जो खींची, डॉटेड लाइन, ये हमारी आइसोकोस्ट लाइन है। अब जो मैं दूसरी लाइन खींच रहा हूं, एक मिनट, ये लाइन देखिए। अब इस लाइन को ध्यान से देखना, जो ये लाइन है डॉटेड लाइन के पैरेलल चलेगी ऊपर की ओर। और मैंने इस पॉइंट पर यह भी दिखाया है, ब्लू वाले पॉइंट पर, कि यहां पर जेड की वैल्यू जो है 57 है। जेड की वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट करी है साथ साथ में। तो जैसे जैसे ये डॉटेड लाइन के पैरेलल चलेगी, ब्लैक वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं, जिस पर एच लिखा हुआ है, जहां मेरा माउस है। अब जैसे जैसे ये आगे की ओर चलेगी, मैं इसकी स्पीड कम कर देता हूं, तो जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ेगी तो जेड पर ध्यान रखना और देखना जेड की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। देखिए जेड की वैल्यू अब बढ़ती हुई जा रही है, और ये लाइन इस वाली डॉटेड लाइन के पैरेलल भी चल रही है। अब देखिए मैं इस लाइन को पैरेलल रखूंगा पैरेलल हमेशा, और देखो मैंने इस पॉइंट पर लाया, इस पॉइंट पर जेड की वैल्यू पहुंच गई है 312। अब मैंने अब भी पैरेलल लाइन है, अब मैं इस पॉइंट को ऊपर लाता हूं और इस पॉइंट पर दिखाता हूं, मैं यहां पर जेड की वैल्यू जाई गई है वो 413 गई है। अब इस मैं और आगे बढ़ता हूं, मतलब ये पॉइंट, ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं मैं जहां पर लाइन ये इसके पैरेलल रहे, लेकिन सबसे जेड की वैल्यू ज्यादा है। देखो इस पॉइंट पर जेड की वैल्यू है 440, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा जाएगी एफ पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर ही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा। एक बार और देख लीजिए। देखिए हमने सबसे पहले फिजिबल रीजन ढूंढ लिया, ये रहा हमारा फिजिबल रीजन। अब हमने आइसोकोस्ट लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमारी डॉटेड लाइन है, और जैसा जैसा हम इस लाइन के पैरेलल आगे बढ़ाएंगे तो हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जिस पर जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा आ जाए, या ये कह दीजिए जो पॉइंट इस ओरिजिन से जितना ज्यादा दूर होगा उस पर जेड की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो इस लाइन को तुम्हें आगे की ओर बढ़ाना है और इस एरिया के अंदर ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिस पर जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा हो, या कह दीजिए वो ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूर हो। तो मैंने तुम्हें हर पॉइंट पर दिखाया, देखो जैसे मैंने इस पॉइंट पर दिखाया है जेड की वैल्यू 418 है। इस वाले पॉइंट पर जो नीचे की तरफ का पॉइंट था, यहां पर देख लीजिए, यहां पर जेड की वैल्यू कितनी है 440 है, सबसे ज्यादा वैल्यू यहां से गई। तो इस पॉइंट पर हमारा मिलेगा इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये इसका मैंने तुम्हें ग्राफिकली बना के दिखाया। अब मैं दूसरी प्रॉब्लम ले रहा हूं, उसे सुन लीजिए। एक हमारी प्रॉब्लम ये है, इसे भी हमें इसी मेथड से सोल्व करना है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहले वाला हमारा जो कंस्टेंट है वो है 5x1, 5x1 प्लस क्या है 10x2 इक्वल टू है 50। इक्वल में कन्वर्ट कर लिया, और अब मैंने इसके अंदर x1 और x2 की वैल्यू रखी। पहले मैंने x1 की वैल्यू रखूंगा, फिर मैं x2 की वैल्यू 0 रखूंगा। x1 की वैल्यू जैसे ही मैंने इसके अंदर 0 रखी, x1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 5। x2 की वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो x1 की वैल्यू मिलेगी 10। मैंने यहां पे ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारी x एक्सिस, y एक्सिस, या x1 y1 बोल दीजिए। एक पॉइंट आया हमारा 0.5, एक आया हमारा 10.0। 10.0 यहां पर मान लीजिए, ये हमारा 10.0, और एक पॉइंट आया हमारा 0.5 यहां पर ले लीजिए। इन दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए और लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये आगे लाइन। अब हमें दो देखना है, इससे नीचे वाला इसका सॉल्यूशन है या ऊपर वाला। तो नीचे वाले पार्ट में ओरिजिन है, ओरिजिन रख के देखिए लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें जब ओरिजिन यहां रखोगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यहां पर, तो यहां 0 यहां 0, तो यहां हो जाएगा 0 लेस देन आ जाएगा हमारा क्या 50, तो 0 सेटिस्फाई कर जाएगा इसको। तो इसका मतलब इस लाइन से नीचे वाला पोर्शन पहले वाली कंस्ट्रेंट का सॉल्यूशन है। दूसरी का चेक करना है, दूसरी हमारी x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना है 1 है। इसमें भी हम यही काम करेंगे, x1 की वैल्यू हम इसके अंदर रखते हैं 0 और x2 की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 1 1 आ जाएगा। तो ये 1 0 0 1 से पास होगी। सपोज करिए ये हमारा 1 0 और यहां पर है हमारा 0 1। हमने यहां से लाइन पास कराई, ये लाइन पास हो गई। अब हमें देखना है इससे नीचे वाला पार्ट इसका सॉल्यूशन है या ऊपर वाला। सेकंड कंस्ट्रेंट पर निगाह डालिए, सेकंड कंस्ट्रेंट पर निगाह डालिए यहां पर। जब सेकंड कंस्ट्रेंट पर निगाह डालोगे इसके अंदर, तो यहां पर 0 0 रख के देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, और 0 1 से बड़ा
नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। इसका मतलब है 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जिधर ओरिजिन है वो इसका सोल्यूशन नहीं है, इस लाइन से ऊपर इसका सोल्यूशन है। अब हमें देखना होगा, एक और रह गया, x2 इक्वल टू 4 ड्रॉ कर लीजिए। x2 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 4 हम सभी जानते हैं, थोड़ी देर के लिए x2 को y मान लीजिए, तो y इक्वल टू 4, तो y पे 4 डिस्टेंस ड्रॉ लेनी पड़ेगी। तो y पे हमने 4 डिस्टेंस ली यहां पर, और इसको पैरेलल खींच दिया किसके, x के पैरेलल। ये मैंने खींच दिया, ये मैंने x के पैरेलल लिया है। ध्यान रखना ये हमारा x2 इक्वल टू 4 है, या कह दीजिए y इक्वल टू 4 है ये। अब इसने भी दो पार्ट करे, इसने एक तो नीचे का पार्ट, एक ऊपर का पार्ट। नीचे वाले पार्ट में ओरिजिन आ रहा है, ओरिजिन हमने इसमें रख के देखा, जैसे ही हमने यहाँ ओरिजिन रखा तो 0<4, ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब उधर का पार्ट लेना है जो ओरिजिन की ओर का है। तो इस वाले लाइन सेगमेंट से, इस लाइन से नीचे का पोर्शन, अब देखिए ऐसा वो पोर्शन कौन सा है जो तीनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं इस वाले की, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इस वाले की, इससे ऊपर लेना है, इससे ऊपर लेना है। फिर दूसरे को देखिए, इस वाले से, इस ब्लू वाले से नीचे लेना है, नीचे लेना है, इससे नीचे लेना है। और जो तुम्हारा x2 इक्वल टू 4 है, जो x2 इक्वल टू 4 है, ये x2 इक्वल टू 4, ये वाला, इससे भी नीचे लेना है, लेकिन लेना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो वो रीजन कौन सा है वो मैं बता रहा हूं तुम्हें। वो रीजन है हमारा ये वाला, ये रीजन। ये सारा रीजन ऐसा है जो तीनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला। इसके कॉर्नर पॉइंट की बात करें तो इसके कॉर्नर पॉइंट बैठते हैं हमारे, एक तो ए पॉइंट मान लीजिए ये, एक ये बी पॉइंट ले लीजिए, एक ये सी पॉइंट है, और एक ये डी, और एक ये ई। इतने इसके कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या कहता है, इनके सारे कॉर्नर पॉइंटों पर जेड की वैल्यू निकाल लीजिए, और जिस पर जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा जाएगी उसी पर हमारा आंसर जाएगा, अगर क्वेश्चन मैक्सिमम का है। और यदि क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है तो फिर तुम्हें देखना होगा जेड की वैल्यू किस पॉइंट पर सबसे कम है, ठीक है, उस पर हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जेड की। फिलहाल हम उससे नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं आइसोप्रोपिट लाइन से, आइसोप्रोपिट मेथड से। तो पहले हमें यहां पर आइसोकोस्ट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आइसोकोस्ट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले आइसोकोस्ट लाइन बनाते हैं। आइसोकोस्ट लाइन, आइसोकोस्ट लाइन को करना क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दी है उसे कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारी x1 प्लस x2 इक्वल टू k, ये रही। इसे ड्रॉ करने के लिए k की वैल्यू इसमें 0 रख दीजिए, तो यहां x1 प्लस x2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0, ये आ। अब इसे ड्रॉ करना है तो इसके लिए वही टैग लगाइए, वैसे तो ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, ये लाइन ओरिजिन से पास होगी। मैं तुम्हें बताया था, एक तो 0 भर दीजिए, तो x2 की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। अब x1 x2 की वैल्यू दो सा पॉइंट को एक क्या लेना, तो यहां देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 1 डाल दो और एक में माइनस लगा दो, जिससे कि वो इसे सेटिस्फाई कर जाए। बस अब इन्हें दिखा लीजिए। तो 0 जो तो हमारा दिखाया हुआ है, अब दिखाना है हमें 1 माइनस 1। तो x की वैल्यू तुमने पॉजिटिव लिया है, y की वैल्यू नेगेटिव लिया है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ये तुम्हारा चला जाएगा इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 1 और -1। अब एक लाइन ऐसी खींचिए, एक लाइन ऐसी खींचिए जो दोनों पॉइंट से होकर जाए, ओरिजिन से भी और 1 माइनस 1 से भी। बस जी। अब तुम्हें यहां पे करना क्या है, ऐसी लाइन खींचनी है जो इस आइसोकोस्ट लाइन के पैरेलल हो, और ढूंढिए वो लाइन कौन सी है जो इस रीजन के सबसे पहले पॉइंट से पास होगी। जो लाइन सबसे पहले पॉइंट से पास होगी वो उसी पॉइंट पर इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। ध्यान रखना, प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो सबसे पहले पॉइंट से पास होगी, और जो सबसे बाद के पॉइंट से पास होगी उसे मिलेगा मैक्सिमम, सबसे ज्यादा आंसर मिलेगा जेड की वैल्यू। लेकिन हमें ढूंढना है मिनिमम सॉल्यूशन इसका, तो मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता जाऊंगा और देखूंगा कि सबसे पहले किस पॉइंट से हम इसके अंदर एंटर करेंगे। पैरेलल लाइन खींचनी है इस हरी वाली के पैरेलल, और फिजिबल रीजन की ओर चलना।
और देखना सबसे पहले हम किस पॉइंट से एंटर कर रहे हैं, जिस पॉइंट से सबसे पहले एंटर करेंगे उस पर ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और जिस पॉइंट से हम बाहर निकलेंगे इससे तो उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। अब यहां से हमें इसके पैरेलल लाइन खींचते जाना है, तो मैं पैरेलल लाइन खींच रहा हूं, देखिए ध्यान देना, मैंने एक लाइन खींची, ये ध्यान रखना हरी वाली लाइन के पैरेलल खींचते जाना। तो क्या ये फिजिबल रीजन से पास हुई? नहीं हुई, और खींचिए, या ये कह सकते हो इसी लाइन को आगे की ओर बढ़ाते हुए चले जाइए। अब मैंने दूसरी लाइन खींच रहा हूं मैं, ये रही, लेकिन रखनी है पैरेलल, ध्यान रखना है पैरेलल खींचनी है। अब ऐसे मैं लाइन खींचता जाता हूं, और मैं इसी वाली लाइन को यदि ऊपर की ओर बढ़ा दूं 1 मिनट के लिए, मैंने ऐसा बढ़ा दिया, तो देखा तुमने ये इस फिजिबल रीजन के किसी एक पॉइंट से पास नहीं हुई, बहुत सारे पॉइंट से पास हो गई। वे पॉइंट कौन से हैं? वो पॉइंट यहां से लेकर यहां तक के सारे पॉइंट हैं, ये इन सारे पॉइंटों से कहा गया था कि एक पॉइंट से पास होनी चाहिए और हरी वाली के पैरेलल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पॉइंट से पास नहीं हो रही, ये बहुत सारे पॉइंट से पास हो रही है। जितने पॉइंट यहां पर हैं फिजिबल रीजन के, इन सारे पॉइंट से एक साथ पास हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक नहीं, इनफाइनाइट है। ये पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सारे पॉइंट पर जेड की वैल्यू 100% सेम आएगी। चेक कर लीजिए, ये पॉइंट है 10, इस पर जेड की वैल्यू, जेड कितना था हमारा, देखिए 1 मिनट के लिए, जेड था x1 प्लस x2, जेड की वैल्यू थी x1 प्लस x2। पहले पॉइंट पर, इस पर चेक करिए, ए पॉइंट पर x1 की वैल्यू 1 और यहां पर 0, तो जेड की वैल्यू 1 आएगी। इस पर चेक करिए, इस वाले पॉइंट पर, इस पर भी जेड की वैल्यू 1 जाएगी, जो बीच वाले पॉइंट होंगे उन पर भी जेड की वैल्यू 1 जाएगी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर आइसोकोस्ट लाइन किसी एक कंस्ट्रेंट के पैरेलल हो जाती है, ये कंस्ट्रेंट था, इस कंस्ट्रेंट के पैरेलल हो जाती है, तो इसका मतलब फिर वो एक दो पॉइंटों पर से पास नहीं होगी, इनफाइनाइट पॉइंटों से पास होगी उस फिजिबल रीजन के। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब हम इसे थोड़ा सा वैसे देख लेते हैं सही तरीके से। ये तो हमने रब बनाया, इधर देखे ध्यान से, प्ले होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसके अंदर प्ले नहीं हो पा रहा है। बच्चों थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसके प्ले नहीं हो पा रहा है ये। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, अभी दूसरे में देखते हैं फिर। अगली प्रॉब्लम लेते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको भी हमें सोल्व करना है आइसोप्रोफिट लाइन से ही या आइसोकोस्ट मेथड से। इसके अंदर दो कंस्टेंट हैं, दोनों कंस्टेंट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए पहला कंस्टेंट है हमारा x1 माइनस x2 इक्वल टू -1। ये x1, ये x2। x1 की वैल्यू इसमें रखी हमने 0, तो x2 की वैल्यू +1 हो जाएगी। x2 की वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो x1 की वैल्यू -1 हो जाएगी। इन दोनों पॉइंटों को दिखा लीजिए। देखिए पहला पॉइंट है हमारा 0 1,
यहां पे शो कर दिया मैंने 0 1। दूसरा पॉइंट है -1 0, तो -1 इधर जाएगा, थोड़ा और बढ़ा देता हूं इधर को मैं, -1 0, इन दोनों को मिला देते हैं। ये हो गया। अब हमें देखना होगा कि इससे नीचे वाला एरिया जिधर ओरिजिन है वो सेटिस्फाई करेगा या ओरिजिन के दूसरी साइड वाला। तो इसमें पहले वाले कंस्ट्रेंट में लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिन रखकर देखो, यदि यहां पर हम ओरिजिन भरेंगे इसके अंदर, यहां पर ओरिजिन रखेंगे इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0 0 0 हो जाएगा। 0 छोटा होता है -1 से, ये बात गलत है। इसका मतलब ओरिजिन की साइड वाला एरिया नहीं है, ओरिजिन से दूसरी साइड वाला एरिया है ये वाला। लेकिन लेना होता है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इधर नहीं देखना होता हमें, क्योंकि हमारा नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन कहते हैं कि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है। तो हमें यह आइडिया हो गया कि इससे ऊपर लेना है। अब हम दूसरे वाले कंस्ट्रेंट को ड्रॉ करते हैं। दूसरा कंस्ट्रेंट है -x1 + x2 = 0। इसके अंदर भी हमने x1 की जगह रखा, x1 की जगह रखा हमने 0, तो x2 की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, तभी ये सेटिस्फाई होगी। फिर हमने x2 के यहाँ पे देखो x1 के साथ में 1 है, x2 के साथ में 1 है, तो 1 1 डाल दिया। लेकिन यहाँ पहले से ही माइनस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है एक प्लस आ रहा है, तो 1 1 से काम चल जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर जो है 0 0, ये रहा हमारा 0 0, दूसरा हमारा 1 1 1 1 हमारा जाएगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर 1 1 डाल दिया। अब मैंने लाइन ड्रॉ करी जो इन दोनों से होकर जाए, ये ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन ने कौन सा एरिया सेटिस्फाई करेगी वो देखना होगा। सेकंड कंस्ट्रेंट के अंदर, यहां ध्यान देना, सेकंड कंस्ट्रेंट के अंदर अब हमें एक पॉइंट लेना होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। देखिए ध्यान देना, इस लाइन से, इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, एक मिनट मैं कलर डाल लेता हूं, ये वाली, इस लाइन की बात कर रहा हूं, दूसरा कलर लेता हूं, ग्रीन कलर, इस लाइन की बात कर रहा हूं। इस लाइन ने दो पार्ट करे इस पूरे पेपर के, एक नीचा वाला पार्ट और एक ऊपर वाला पार्ट। तो किसी भी एक पार्ट में एक पॉइंट ले लीजिए, तो सबसे आसान पॉइंट है इसके ऊपर वाला 0 1, जो ऊपर की तरफ है। तो इस वाले कंस्टेंट की राइट लेफ्ट हैंड साइड में रखकर देखिए, x की 1 की जगह 0, तो यहां 0 हो जाएगा, और x2 की जगह 1, तो यहां 1 आ जाएगा। तो 1 < 0, क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। इसका मतलब इस हरी वाली लाइन से ऊपर की ओर जो पॉइंट है 0 1, इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन नीचे की ओर है, ये सॉल्यूशन है इसका। तो हमने यहां पर क्या देखा कि भाई ऐसा कोई फिजिबल रीजन नहीं होगा जो दोनों ही कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे, क्योंकि इस वाली लाइन से हम कह रहे हैं नीचे की ओर है और इस वाली लाइन से हम कह रहे हैं ऊपर की ओर है, तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा। आइसोकोस लाइन की जरूरत नहीं है खींचने की इसके अंदर, क्योंकि जब इसमें रीजन ही नहीं मिला तो तुम आइसोकोस लाइन खींच कर करोगे क्या। वैसे तो प्रॉब्लम ये क्या है, मैक्सिमम z इक्वल टू लिखा हुआ है 3x1 अब प्लस के कितना 4x2 इक्वल टू 0 है। तो आइसोकोस लाइन जो बनेगी उसमें ये बनेगी, आइसोकोस लाइन वो बनेगी 3x1 प्लस के 4x2 इक्वल टू k। अब यहाँ पे k की वैल्यू 0 डाल दीजिए, उसे ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन ड्रॉ करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई फिजिबल रीजन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं, बस इस मेथड में यही है। फिर बाद में हम इसकी और प्रॉब्लम कराएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।